गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग यूनिट 2 ऑफ बी ट्रिपल ई। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं बी ट्रिपल ई की, और ये है सिलेबस यूनिट 2 का। देखो क्या क्या है इसमें। सिंगल फेस एसी सर्किट पढ़ना है हमें, और इस सिंगल फेस एसी सर्किट में जनरेशन ऑफ साइनोसोडल एसी वोल्टेज। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है जनरेशन ऑफ साइनोसोडल एसी वोल्टेज, ये फिलहाल हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे की यूनिट में जनरेटर है, तो जनरेटर ही साइनोसोडल एसी वोल्टेज का जनरेशन करेगा। इसलिए जनरेशन वाला टॉपिक मैं जनरेटर के टाइम आपको पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको साइनोसोडल एसी वोल्टेज क्या है ये बता दूंगा। हालांकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको क्या है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ मैं आपको बता दूंगा। फिर हम डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू देखेंगे, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर देखेंगे। इस यूनिट में बहुत सारे टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यूनिट 2 में हमें सिंगल फेस एसी सर्किट और 3 फेस एसी सर्किट की स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो एसी सर्किट क्या होता है। ऐसा सर्किट जो एसी सप्लाई से डील करे वो एसी सर्किट है। अब ये सिंगल फेस और 3 फेस क्या है, आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि आर फेस, वाई फेस, बी फेस और न्यूट्रल। ये आपके घरों के सामने से जो लाइन जाती है, एक आर फेस की लाइन रहती है, एक वाई फेस की लाइन रहती है, एक बी फेस की लाइन रहती है और एक न्यूट्रल रहता है। और ये आपका घर है। आपके घरों में जो सप्लाई आती है जनरली सिंगल फेस सप्लाई आती है। तो जैसे कि ये आपका घर है, अब यहाँ आपका मीटर लगा हुआ है, ये मीटर है आपका। तो इस मीटर में एक आर फेस की सप्लाई जाएगी और एक न्यूट्रल जाएगा। तो ये जो सप्लाई रहती है आर फेस और न्यूट्रल, या फिर वाई फेस या न्यूट्रल, या फिर बी फेस या न्यूट्रल, तो फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेस वोल्टेज कहलाता है। फेस वोल्टेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेस वोल्टेज कहलाता है, जो कि जनरली 230 वोल्ट के अराउंड होता है। और एसी सप्लाई है तो इसका नेचर कैसा रहेगा, साइनोसोडल रहेगा। तो ये जो सप्लाई रहती है इसका जो नेचर रहता है वो कैसा रहता है, साइनोसोडल, इस प्रकार का नेचर रहता है। और ये मैं आपको फर्स्ट यूनिट में भी बता चुका हूँ कि एसी सप्लाई कैसी होती है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। तो ये एसी सप्लाई है और ये कैसा है, साइनोसोडल है। और मैंने आपको बता दिया था कि एसी सप्लाई क्या होती है। एसी सप्लाई ऐसी सप्लाई होती है जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। ऐसी सप्लाई जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, ऐसी सप्लाई को मैं एसी सप्लाई बोलता हूँ। यहाँ देखो, इस इंस्टेंट पर कुछ और मैग्नीट्यूड है, यहाँ कुछ और मैग्नीट्यूड है और कुछ और डायरेक्शन है। यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ और मैग्नीट्यूड है और कुछ और डायरेक्शन है। यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ और मैग्नीट्यूड है और कुछ और डायरेक्शन है। यहाँ पर देखो, कुछ और मैग्नीट्यूड है और कुछ और डायरेक्शन है। यहाँ पर देखो, कुछ और मैग्नीट्यूड है, कुछ और डायरेक्शन है। तो इस प्रकार की होती है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है एसी सप्लाई की। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि एसी वोल्टेज प्रोड्यूस कैसे होता है। मैंने आपको वहाँ ये बताया था कि किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ तब इंड्यूस होता है, वोल्टेज तब प्रोड्यूस होता है, जब उस कंडक्टर में फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो। जैसे कि ये मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है, और इस परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। और जब इस मैग्नेटिक फ्लक्स में हम किसी कंडक्टर को रोटेट कराएंगे, जैसे कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को जब मैं इस मैग्नेटिक फ्लक्स में रोटेट करवाऊंगा, तब इस कंडक्टर में फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो माइकल फैराडे ने क्या बताया था हमें कि जब भी किसी कंडक्टर में फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसलिए यहाँ पर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, और वो किसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगा, जितना फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ये फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस हुआ वोल्टेज। और जब किसी सर्किट में, जैसे सपोज करो कि ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और जैसे ही आपने इसके ऊपर एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। तो देखो क्या हुआ, फ्लक्स के कारण वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है और वोल्टेज के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो फ्लक्स का जो नेचर रहता है, जो इस कंडक्टर से लिंक हो रहा है, इस फ्लक्स का नेचर भी साइनोसोडल होता है। और जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, इस वोल्टेज का नेचर भी साइनोसोडल होता है। और इस वोल्टेज के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है,
इसका नेचर भी साइनोसॉइडल होता है, मीन्स एसी नेचर के होते हैं तीनों। अब सिंपल सी बात, फ्लक्स के कारण वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, वोल्टेज के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ, इसलिए तीनों एक जैसे रहेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे मम्मी पापा जैसे वैसे ही हम भी, तो बस वही रीजन है कि ये फ्लक्स अगर इसको फादर कंसिडर कर लेते हैं तो ये सन है, और ये करंट इस वोल्टेज का भी सन है। तो जैसा फ्लक्स है वैसी वोल्टेज है, वैसी करंट है, जैसे हमारे मम्मी पापा है वैसे हम हैं। इसलिए यहाँ पर फ्लक्स की वेव फॉर्म, वोल्टेज की वेव फॉर्म और करंट की वेव फॉर्म तीनों एक जैसी। और ये जो एसी वेव फॉर्म रहती है, इन्हें सेटिस्फाई करने के लिए ये इक्वेशन होती है। जैसे ये होगी फाई एम साइन थीटा, ये हो जाएगी V इक्वल टू वी एम साइन थीटा। ये इक्वेशन एसी सप्लाई को सेटिस्फाई करती है। I इक्वल टू आई एम साइन थीटा। चलो हम इस वोल्टेज की इक्वेशन से इस एसी सप्लाई को सेटिस्फाई करवा के देखते हैं हो रही है या नहीं हो रही। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसे Vm नाम दे देता हूँ, और ये मिनिमम वैल्यू है, इसे माइनस Vm नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, ये थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। देखो यही वाली इक्वेशन आ रही है, सेटिस्फाई हो रही है इस वेव फॉर्म से या नहीं, चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो आप, ये v इक्वल टू हमारी इक्वेशन है Vm साइन थीटा। तो सबसे पहले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं, तब v की वैल्यू कितनी आ रही है। जब थीटा इक्वल टू 0 रखूँगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो वोल्टेज की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखो आ रही है, हाँ देखो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है जिस पे मेरा पेन चल रहा है, ये एक्स एक्सिस पर वैल्यू 0 रहेगी, इस वेवफॉर्म का मैग्नीट्यूड 0 रहेगा, और इस वैल्यू इस एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और इस एक्स एक्सिस के नीचे वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो अभी देखो जब थीटा इक्वल टू 0 रखा तो साइन 0 0 आ गया, मतलब v इक्वल टू 0। देखो वेवफॉर्म अभी इस एक्सिस पर ही है। फिर थीटा 90 रखता हूँ, जब थीटा मैंने 90 डिग्री रखा उस कंडीशन में साइन 90 थीटा की जगह 90 रख दिया, तो साइन 90 1 होता है, तो Vm इंटू 1 Vm ही होगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, Vm पीक वैल्यू आ गई, मैक्सिमम। देखो 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू ये वेवफॉर्म दे रहा है। ठीक है, और चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, फिर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर चेक करते हैं। जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखा मैंने वैल्यू, उस कंडीशन में साइन थीटा 180 रखा यहाँ पर, तो साइन 180 0 होता है, तो साइन 180 0 होता है, 0 इंटू वी एम 0 हो जाएगा, तो v की वैल्यू 0 आ गई। तो देखो ये मैं फिर से वेवफॉर्म मेरी 0 पे आ गई। फिर थीटा 270 रखता हूँ, थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 270 -1 होता है, तो -1 इंटू वी एम माइनस वी एम आ जाएगा, तो v की वैल्यू माइनस वी एम आ गई। देखो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब थीटा इक्वल टू 360 रखता हूँ, तो साइन 360 0 होता है, तो v की वैल्यू 0 आ गई, तो ये 0 आ गई। इसका मतलब ये इक्वेशन एसी सप्लाई के लिए, ये इक्वेशन फाई इक्वल टू फाइव साइन थीटा, v इक्वल टू वी एम साइन थीटा, i इक्वल टू आई एम साइन थीटा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी। इसलिए मैं हमेशा एसी सप्लाई को इसी इक्वेशन से एक्सप्रेस करूंगा। अब के बाद जब भी मैं करूंगा एक्सप्रेस, तो इसी इक्वेशन से करूंगा, v इक्वल टू वी एम साइन थीटा। वी एम क्या है यहाँ पर, पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज या फिर मैक्सिमम वोल्टेज है, एक ही बात, पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज। और ये एक्सिस थीटा की, ये देखो इस एक्सिस पर थीटा चलेगा, 0 90 180 270 360 इस प्रकार। अब यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं कि एसी सप्लाई का नेचर कैसे है, यहाँ पर देखिए एसी सप्लाई कैसे है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हैं। देखो पहले इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और फिर इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, फिर इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, और फिर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और हर साइकिल में ये प्रोसेस रिपीट होती है। तो इस एसी सप्लाई को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं, हम एक्चुअल में दो टर्म्स का यूज करते हैं।
फर्स्ट है एवरेज वैल्यू और सेकंड है आरएमएस वैल्यू। तो हम इन दोनों वैल्यू को समझते हैं कि व्हाट इज एवरेज वैल्यू और व्हाट इज आरएमएस वैल्यू। अब यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करेंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज as it generated by alternating current in the same circuit for half time period। अब यहाँ पर देखिए आपको डेफिनेशन से तो समझ में नहीं आया होगा, तो अब मैं समझाता हूँ एक्चुअल में यहाँ लिखा क्या है। एवरेज वैल्यू को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो एवरेज वैल्यू को हमेशा हम हाफ टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेस करेंगे। ये हाफ टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो फुल टाइम पीरियड है, लेकिन यहाँ से लेके फर्स्ट हाफ साइकिल का जो टाइम है ये हाफ टाइम पीरियड है। केवल इसके लिए हम एवरेज वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, उसका एक रीजन है। देखो आप एवरेज वैल्यू में क्या हो जाएगा, फिर अगर आप सेकेंड हाफ को भी कंसीडर करोगे तो एक पॉजिटिव हाफ है और एक नेगेटिव हाफ है। यदि आप पूरे साइकिल को कंप्लीट कंसीडर करोगे उस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव हाफ साइकिल क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो एवरेज वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। उस कंडीशन में जो एवरेज वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी, जो कि हमें किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन में हेल्प नहीं करेगी। इसलिए हम एवरेज वैल्यू को जनरली हाफ साइकिल के लिए कंसिडर करते हैं। तो देखते हैं क्या है। वैसे देखा जाए तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जीरो होती है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए, कैलकुलेशन में हेल्प हो जाए उसके लिए केवल हम हाफ साइकिल को कंसीडर करते हैं एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है मैंने, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करेंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इट जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करेंट। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में। सपोज करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये है 10 sin ओमेगा t। मैंने आपको क्या बताया था कि मैं एसी सप्लाई की इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करूंगा, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इस प्रकार से मैं एसी सप्लाई की इक्वेशन को एक्सप्रेस करूंगा। तो जो फर्स्ट टर्म है ये Vm की वैल्यू होगी, Vm कितना हो गया 10, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 10 और ये जो मिनिमम वैल्यू है ये -10 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होते रह रहा है। ये देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर कम होते जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर बढ़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक बढ़ेगा, फिर 0 होगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड में वेरिएशन होते रहता है। अब देखो मैंने क्या बोला है कि अब हम यहाँ पर एक ऐसा स्टडी करंट का मतलब ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड एक समान हो कंसिडर करते हैं, जो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करे जितना कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्रोड्यूस हो रहा है। और स्टडी करंट को भी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पीरियड में ही फ्लो करवाएंगे और यहाँ भी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टडी करंट से उतना ही चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है जितना कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के करंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये स्टडी करंट को हम इस एसी सप्लाई की एवरेज वैल्यू बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। इस एवरेज वैल्यू के कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, जब हम एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम केवल हाफ साइकिल को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम पूरा साइकिल कंसीडर कर ले तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव हाफ साइकिल कैंसिल आउट कर देंगे और वैल्यू 0 हो जाएगी, एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए हम केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसिडर कर रहे हैं। तो आप इस पॉजिटिव हाफ साइकिल को ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पर पहले वैल्यू बढ़ रही है, फिर वैल्यू रिड्यूस हो रही है। सपोज करते हैं कि पहले वैल्यू इस प्रकार से बढ़ रही है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर वैल्यू रिड्यूस हो रही है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो एग्जांपल से समझाता हूँ कि फर्स्ट डे आपको किसी ने कितनी चॉकलेट दी है, 5 चॉकलेट दी है, फिर नेक्स्ट डे 10 चॉकलेट दी है, फिर नेक्स्ट डे 15 चॉकलेट दी है, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, इतनी चॉकलेट दी। फिर चॉकलेट देना कम कर दिया उसने, फिर उसके नेक्स्ट डे उसने, चलो इधर से बताता हूँ, फिर उसने 30 दी, 35 दी, फिर कम देना चालू कर दिया 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 8 चॉकलेट। और इस प्रकार से मैंने 14 डेज तक
इस प्रकार से वेरिएबल नंबर में चॉकलेट दी, तो टोटल मिला के यहाँ होगी 252 चॉकलेट। हर दिन मैंने उसको डिफरेंट नंबर में चॉकलेट दिए। आपको समझाने के लिए मैंने एसी सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग चॉकलेट दी है उस बंदे को। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, पहले वैल्यू बढ़ रही है और फिर वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ भी मैंने ऐसे किया, पहले चॉकलेट को बढ़ाइए, पहले मैंने 5 चॉकलेट दी, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30, 35, फिर रिड्यूसिंग मैनर में। इस प्रकार से मैंने उसे चॉकलेट दी। तो मुझे आप यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पीक वैल्यू है वो 35 है, पीक वैल्यू यहाँ पर 35 है और ये वैल्यू कभी 30 है, कभी 25 है, 20, इस प्रकार से वैल्यू वेरिएबल है। लेकिन यदि मैं उसको 14 दिन तक यदि फिक्स अमाउंट में चॉकलेट दूं, मतलब एक स्टडी करंट फ्लो करवाऊं, जैसे मैं हर दिन अगर उसे 18 चॉकलेट दे रहा हूं 14 दिन तक, 18 चॉकलेट यदि मैं उसे 14 दिन तक दे रहा हूं, तो भी 252 साइकिल, तो भी 252 चॉकलेट उसे मैं उसे दे दूंगा। 18 इंटू 14 करो, देखो 252 आ रहा है। तो इसका मतलब जो स्टडी करेंट है वो उतनी ही चॉकलेट देता है जितनी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में दे रहा है। तो यहां मैंने डेफिनेशन एवरेज वैल्यू की यही लिखी है कि एवरेज वैल्यू इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करेंट, एक फिक्स स्टडी करेंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, वो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करता है जितना कि अल्टरनेटिंग करंट अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल में जनरेट करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो यही है एवरेज वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस मैथमेटिकल फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ जिस इक्वेशन की या जिस वेवफॉर्म की मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है उसकी इक्वेशन इंटू डी थीटा, और इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टाइम पीरियड। लेकिन इस साइनोसोडल एसी सप्लाई के केस में मैं यहाँ पर टाइम पीरियड केवल T/2 कंसिडर करता हूँ, केवल हाफ साइकिल कंसिडर करता हूँ। वो इसलिए कंसिडर करता हूँ क्योंकि एक्चुअल में आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू और नेगेटिव हाफ साइकिल की वैल्यू एक जैसी है। अगर मैं पूरा टाइम पीरियड कंसिडर करूंगा इंटीग्रेशन में तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव हाफ साइकिल कैंसिल आउट कर देगा और मेरी जो एवरेज वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, जिससे कि मैं इस वेवफॉर्म की किसी भी पैरामीटर को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, इसकी क्वालिटी को पता नहीं कर पाऊंगा अगर एवरेज वैल्यू 0 अगर आ जाती है। इसलिए एवरेज वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए मैं टाइम पीरियड को केवल 0 टू T/2 कंसिडर करता हूं। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज की इक्वेशन है या जो साइनोसॉइडल वोल्टेज की इक्वेशन है उसको मैं V इक्वल टू VM साइन थीटा से एक्सप्रेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पर V की प्लेस पर VM साइन थीटा रख दूंगा। तो ये 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को मैं एंगल के टर्म में देखूँ तो कितना टाइम पीरियड है एंगल के टर्म में, 1 अपॉन 2 पाई। देखो 180 डिग्री को पाई से एक्सप्रेस करते हैं और 360 डिग्री को 2 पाई से एक्सप्रेस करते हैं। तो टाइम पीरियड कितना है मेरा, टाइम पीरियड तो 2 पाई है, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 पाई रेडियन का हम एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड हो गया 1/2 पाई। और मैं टाइम पीरियड को एंगल के टर्म में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता तो टी ही रहने देता उसे। तो 1/t, टी इक्वल टू 2 पाई, 0 टू पाई, T/2 करेंगे आप तो पाई आ जाएगा, V इक्वल टू VM साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर देखिए आप, जब यहाँ T/2 हो गया तो यहाँ भी तो हमें T/2 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हम अपॉन 2 करेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ हो जाएगा 1/पाई, जब VM बाहर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, लिमिट 0 टू, यहाँ भी पाई हो जाएगी, T/2, T कितना 2 पाई, 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो ये 1/पाई। VM बाहर आ जाएगा क्योंकि VM कांस्टेंट है, तो ये VM बाहर आ गया। अंदर बचा है साइन थीटा 0 टू पाई डी थीटा। आगे सॉल्व करते हैं, VM/पाई एज इट इज। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा, और लिमिट पुट कर देंगे हम 0 टू पाई। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस VM/पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स कॉस पाई माइनस कॉस 0। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस VM/पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है,
तो ये हो जाएगी माइनस वी एम अपॉन पाई इंटू -2। तो आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2Vm अपॉन पाई। तो ये आ गई हमारे पास प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज की या करंट की, प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, नहीं सॉरी एवरेज वैल्यू, प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज की एवरेज वैल्यू ऑफ प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। अब एसी सप्लाई का सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का जो एब्रिविएशन है वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक्चुअल में ये आरएमएस वैल्यू है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आरएमएस वैल्यू हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। और ये क्या है आप देखिए ध्यान से इधर। अभी आप यहाँ पर देखिए, सपोज करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये है Vm साइन ओमेगा टी, मीन्स मैंने आपको बताया था कि एसी सप्लाई को मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूँ, Vm साइन थीटा से। तो सपोज करते हैं कि ये 10 साइन थीटा है और ये जो 10 है ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये -10 ये मिनिमम वैल्यू है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर देखिए, अभी ये एसी सप्लाई की जो वैल्यू है ये टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी हो रही है। ये यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर कम हो रही है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ रही है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -10, और फिर वैल्यू बढ़ रही है -9 -8 -7 -4 -3 -2 -1। यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले तो वैल्यू बढ़ रही है, फिर रिड्यूस हो रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू घट रही है, फिर बढ़ रही है। ये प्रोसेस चलते जाएगी इस साइकिल में। तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस किया है वो देखिए आप। IRMS इज दैट स्टडी करंट। स्टडी करंट मतलब एक समान वैल्यू का करंट। जैसे कि ये करंट लेता हूं मैं, ये एक समान वैल्यू का करंट है। आरएमएस करंट कौन सा करंट है? एक समान वैल्यू का ऐसा करंट जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितनी ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, ये वैल्यू पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में घट रही है, फिर बढ़ रही है, तो वैल्यू एक समान नहीं है। तो अगर मैं एक समान वैल्यू का कोई करंट फ्लो करवाता हूँ उतनी ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो मेरा जो करंट है वो कम करंट में काम चल जाएगा, क्योंकि मेरा करंट स्टडी करंट है। सपोज करो कि ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं 5 एम्पियर का करंट एक समान मैग्नीट्यूड का उतने ही टाइम के लिए फ्लो करूं, सिर्फ एग्जांपल के लिए, तो वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना ही एसी करंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये एसी करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, कभी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 5 एम्पियर करंट ये उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है जितना ये एसी करंट उतने ही टाइम के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये मेरा यहाँ पर आरएमएस करंट कहलाएगा। इस आरएमएस वैल्यू को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये एक बकेट है और बकेट में पानी भरा हुआ है और पानी में इमर्सन हीटर लगा दिया है मैंने, जो कि एसी पर भी वर्क करता है और डीसी पर भी वर्क करता है। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब अरेंजमेंट। तो पहले मैंने एसी सप्लाई दी और इस एसी सप्लाई की पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर है और नेगेटिव पीक -10 एम्पियर है। तो ये क्या हमेशा 10 एम्पियर करंट ही फ्लो करवाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एसी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वेरिंग नेचर का होता है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 10 एम्पियर तक बढ़ेगी, फिर 10 एम्पियर से फिर 0 हो जाएगी, फिर 0 से -10 होगी और -10 से फिर 0 हो जाएगी। तो ये तो वेरिंग नेचर का है। और अभी ये सपोज करते हैं कि कितनी 15 जूल, सपोज करते हैं एग्जांपल के लिए 15 जूल तक हीट प्रोड्यूस करता है 15 मिनट में। तो यदि मैं इसे डीसी सप्लाई दूंगा और डीसी सप्लाई थोड़ी कम लगेगी, 15 मिनट में 15 जूल प्रोड्यूस करने के लिए, क्या डीसी करंट भी कंटिन्यूसली 10 एम्पियर लगेगा क्या मुझे? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 एम्पियर तो एक इंस्टेंट पर आ रहा है, हमेशा 10 एम्पियर नहीं आ रहा है, एक इंस्टेंट पर 10 एम्पियर आ रहा है, फिर वैल्यू कम हो जा रही है 9 8 7 6 5 4 2 1, इस प्रकार से वैल्यू चेंज होते रह रही।
इसलिए अगर मैं कंटिन्यूअसली इसे 7 एम्पियर करंट फ्लो करवाऊंगा कंटिन्यूअसली, तो भी एग्जाम्पल के लिए ये 15 मिनट में 15 जूल की हीट प्रोड्यूस कर देगा। तो ये होगी मेरी आरएमएस वैल्यू। देखो ये आरएमएस वैल्यू क्या है, एक ऐसा स्टडी करंट जो उतनी ही हीट उतने ही समय में प्रोड्यूस करे जितनी की एसी प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। अब डेफिनेटली आप समझ गए होंगे इसे। जैसे कि अब जब हमने एवरेज वैल्यू पढ़ी थी तो वहां भी ऐसे ही था, सेम वहां भी यही था, यही कॉन्सेप्ट था। बस वहां कॉन्सेप्ट क्या चेंज हो गया, वो चार्ज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। वहां पर हाफ टाइम पीरियड में, पूरा कंसिडर नहीं कर रहे थे हम, वहां हाफ टाइम पीरियड में उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करती है जितना कि एक स्टडी करंट प्रोड्यूस करती है उस हाफ टाइम पीरियड में। तो एवरेज वैल्यू के टाइम ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास। तो डेफिनेटली आप आरएमएस वैल्यू भी समझ गए होंगे और एवरेज वैल्यू भी समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं आरएमएस वैल्यू के लिए हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। देखो आरएमएस वैल्यू के लिए ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आरएमएस वैल्यू जब भी हम निकालेंगे तो जो एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट फार्मूला था, क्या फार्मूला था वहां पर, हम 1/T 0 to T जो वोल्टेज की इक्वेशन है उसमें क्या करना है, इस वोल्टेज की इक्वेशन का स्क्वायर कर देना है और ओवरऑल टर्म को अंडर रूट के अंदर कर देना है। बस इस प्रकार से आपको आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है। हम निकाल के मैं बता देता हूं आपको। ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू कितनी है, वीएम साइन थीटा, चलो यहाँ रख देते हैं। और टाइम पीरियड को हम एंगल की फॉर्म में रखेंगे क्योंकि हम एंगल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और टाइम पीरियड कितना होता है, 2 थीटा होता है। यहाँ पे जरूरत नहीं है T/2 लगाने की जैसे हमने एवरेज वैल्यू में किया था, क्योंकि वहां अगर हम T/2 नहीं करते टाइम पीरियड को तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाती। लेकिन यहाँ ऐसी कोई नीड नहीं है, यहाँ आपको ओवरऑल टाइम पीरियड आप कंसिडर कर सकते हो। तो चलो करते हैं। 1/2π 0 to 2π, ये v स्क्वेयर मतलब Vm साइन थीटा का स्क्वेयर डी थीटा, तो ये अंडर रूट 1/2π, ये Vm स्क्वेयर हो जाएगा। तो Vm स्क्वेयर बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर थीटा। तो साइन स्क्वेयर थीटा, चलो अभी तो कॉपी कर लेते हैं। साइन स्क्वेयर थीटा इंटीग्रेशन 0 to 2π डी थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा का फार्मूला आपको पता होगा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये यहाँ पुट कर देंगे हम। तो अंडर रूट Vm स्क्वेयर अपॉन 2π साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो 2 इधर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये 0 to 2π डी थीटा। आगे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अभी बाहर नहीं निकालते हैं, Vm स्क्वेयर अपॉन 4π, ये 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा और लिमिट पुट कर देंगे हम 0 to 2π माइनस कॉस 2 थीटा की जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। जहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 0 to 2π, तो ये वाली टर्म तो पूरी फिनिश होने वाली है। क्यों पूरी फिनिश होने वाली, क्योंकि साइन पाई 2π 3π 4π सब 0 होता है, इसलिए यहाँ थीटा की प्लेस पर 2π रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई 2π 3π, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये पूरी टर्म फिनिश हो गई। तो अब अंडर रूट के अंदर क्या क्या बचेगा देखते हैं। Vm स्क्वेयर अपॉन 4π, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 2π माइनस 0, तो ये 2π, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी Vm अपॉन रूट 2।
यही साइनोसॉइडल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू ऑफ प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। तो ये याद रखो। अब हमने क्या किया, हमने आरएमएस वैल्यू निकाल ली और एवरेज वैल्यू निकाल ली। एवरेज वैल्यू प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की आई है 2 Vm अपॉन पाई, और आरएमएस वैल्यू आई है Vm अपॉन रूट। एसी सप्लाई की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम इस प्रकार से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये है एसी सप्लाई और इसकी मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि इस इंस्टेंट पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I1 है, इस इंस्टेंट पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I2 है, इस इंस्टेंट पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I3 है, इस इंस्टेंट पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I4 है, यहाँ I5, यहाँ I6, यहाँ I7, ये यहाँ I8, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर I9, यहाँ I10, I11, I12 एंड सो ऑन। ये IN तक यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो I1, I2, I3, I4 ये सारी वैल्यू क्या है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। I1 से लेके IN तक की जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जैसे कि मुझे आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो मुझे रूट लेना है। आरएमएस वैल्यू निकालना है तो कैसे करेंगे मैथमेटिकली, सबसे जैसे कि नाम है रूट मीन स्क्वायर, तो रूट ले लो। मीन स्क्वायर, अंदर स्क्वायर भी है तो जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है सबका स्क्वायर कर दो, और मीन लेना है इसलिए सभी को जोड़ दो। मीन लेना है इसलिए डिवाइड कर दिया। तो ये इस प्रकार से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, रूट भी हो रहा है, स्क्वायर भी हो रहा है और स्क्वायर का मीन भी हो गया, इसलिए ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो ये लेक्चर फिनिश हो चुका है यहाँ पर, लेकिन यदि आप सिस्टमेटिक मैनर में यदि आप इस लेक्चर को नोटबुक में लिखना चाहते हो तो आप इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अब हम मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमने यूनिट 2 स्टार्ट कर दिए। कल बहुत सारे स्टूडेंट नहीं थे क्लास में, और ये जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसे मिस मत करना आप लोगों ने। आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन। बहुत मज़ेदार यूनिट है ये, बहुत मज़ा भी आएगा इसे पढ़ने में। आप इलेक्ट्रिकल को और जानोगे इस यूनिट के थ्रू। हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, जनरेशन ऑफ, हेडिंग डालिए जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज। फिर उसके नीचे लिखना साइंटिस्ट माइकल फेराडे एक्सप्लेन्ड हाउ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट। जो साइंटिस्ट माइकल फेराडे थे उन्होंने बताया था कि कैसे ईएमएफ जनरेट हुआ। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में, किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में जब चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। व्हेन इन द कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन ईएमएफ इंड्यूस। साइंटिस्ट माइकल फेराडे ने क्या बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही वोल्टेज बोलते हैं, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम बनाओ, ये वाला, ये मैग्नेट है, ये फ्लक्स है जिसे हम मेन फ्लक्स कहेंगे, मेन फ्लक्स, और ये कंडक्टर। ठीक है, साथ साथ बनाते जाओ। ये लिख लिया ना इस साइड का पूरा, इस साइड का लिख लिया पूरा। नो सर, थोड़ी देर ये ये नहीं लिखा अभी, ये डायग्राम बना लो। ये नीचे का तीनों बनाना है सर। बना ली। नहीं ये कुछ नहीं, ठीक है, इतना लिख लिया। तो देखो फिर यहाँ लिखेंगे व्हेन व्हेन आई रोटेट, ब्रैकेट में लिख देना मूव, व्हेन आई रोटेट या मूव कंडक्टर इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन आई रोटेट या मूव मैग्नेटिक फ्लक्स देन कंडक्टर कट मैग्नेटिक फ्लक्स, एज अ रिजल्ट, साथ साथ लिखते जाओ, एज अ रिजल्ट इन द कंडक्टर फ्लक्स
changes in the conductor flux changes with respect to time hence according to Faraday's law E proportional to d phi by dt जब proportional का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा जो कि माइनस n लगेगा ये माइनस साइन लेंज लॉ के कारण आता है बाद में बताऊंगा क्या है लेंज लॉ ये माइनस साइन ड्यू टू लेंज लॉ सर dq by dt है। डी फाई है बेटा फाई फ्लक्स फाई रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स को देखो एक बार समझो फिर लिखना रुक जाओ जरा एक मिनट देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज का जनरेशन कैसे होता है तो साइंटिस्ट माइकल फेराडे ने हमें बताया था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जब किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जब किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो तो क्या प्रोड्यूस होता है ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ये माइकल फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने क्या किया उन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स में ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ये एक मैग्नेट है मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स निकला और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ये मैग्नेटिक फ्लक्स में उन्होंने किसी कंडक्टर को रोटेट करवाया ये कोई कंडक्टर है इसे उन्होंने रोटेट करवाया मोशन करवाया तो उन्होंने जब इसे मोशन करवाया तो इस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ तो उन्होंने देखा कि यार इसमें तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया है तो मैंने यहीं पे यहाँ लिखा है हाउ ईएमएफ जनरेटेड साइंटिस्ट माइकल फेराडे एक्सप्लेन्ड हाउ ईएमएफ जनरेटेड तो उन्होंने क्या बताया जब कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है फिर हमने क्या किया हमने ये डायग्राम बना लिया फिर मैंने बताया कि जब तुमने व्हेन आई रोटेट या मूव कंडक्टर इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन कंडक्टर कट में जब मैं कंडक्टर को इसमें मूव करवाऊंगा या मोशन करवाऊंगा तो क्या होगा इस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और किसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगा जितना फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हियर फाई इक्वल टू मेन फ्लक्स एंड ई इक्वल टू ईएमएफ ठीक है यहां तक लिख लिया और इसके बाद एक पेज छोड़ देना इसके नीचे के डेरिवेशन यहां तक लिख लो और इसके बाद एक पेज छोड़ दे सर होगा ठीक है फिर मैंने आपको कल क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि जो फेज सिस्टम क्या होता है एक्चुअल में फेज सिस्टम क्या होता है तो मैंने आपको बताया था कि हमारे घरों के सामने से जो लाइन जाती है उसका जो अरेंजमेंट रहता है वो कैसा रहता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम तो स्टार लगाओ और लिखो यहाँ ऐसे स्टार लगाओ और लिखो और डोमेस्टिक एप्लीकेशन डोमेस्टिक मतलब घरेलू जो हमारे घरों के आसपास की जो सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूँ और डोमेस्टिक एप्लीकेशन पावर सिस्टम प्रिफर 3 फेज 4 वायर सिस्टम ठीक है और आपके घरों के सामने आपने देखा होगा कि 4 वायर की जो लाइन चलती है आपके घरों के सामने आपने देखा होगा कि 4 वायर की लाइन चलती है तो जिसमें से कि एक आर फेस रहता है एक वाई फेस रहता है और एक बी फेस रहता है और एक न्यूट्रल रहता है ठीक है और ये आपका घर है ये आपका मीटर है आपके घर के जस्ट सामने एक मीटर लगा हुआ है तो उस मीटर में एक आर फेस की सप्लाई गई और एक न्यूट्रल गया हुआ है तो ये एक फेस हो गया ये आर फेस वाई फेस और बी फेस ये फेस है और ये न्यूट्रल है तो आपके घर में एक फेस भिजवा दिया मैंने और एक न्यूट्रल भिजवा दिया मैंने तो ये कहलाएगा फेस वोल्टेज बनाओ ये भी उसके नीचे लिखो 3 फेज 4 वायर सिस्टम आपने जो लिखा उसके नीचे लिखो 3 फेज 4 वायर सिस्टम और ये डायग्राम बनाओ ये वाला उसके नीचे ये लाइन लिखना ये डायग्राम बनाने के बाद लिखना इसको पूरा कंटिन्यू लिखना है तो हाँ बिल्कुल लिखना है तभी तो लिखवा रहा हूँ देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है मैंने यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाली फेस वोल्टेज क्या है एक फेस वायर और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है उसे फेस वोल्टेज कहते हैं और डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए अराउंड 230 वोल्ट होता है हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो 230 वोल्ट होती है जो कि यही होती है आरएफएस चला जाता है और एक न्यूट्रल चला जाता है और जो लाइन वोल्टेज होता है ये दो फेस वायर कौन कौन से आर फेस वाई फेस बी फेस आर फेस और वाई फेस के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज होगा वाई फेस और बी फेस के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज होगा आर फेस और बी फेस के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज होगा ठीक है ये अराउंड 400 वोल्ट होता है फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन यही लिखा है यहाँ पर लिख लिया यस सर और भी बोलो हो गया यस सर यस सर ओके ओके चलो देखो सर हाँ बोलो सर जो वोल्टेज हमारे हाउस में सप्लाई होता है वो शायद 240 वोल्ट होता है ना
हाँ वो 230 वोल्ट के आसपास होता है, प्लस प्लस माइनस 5%। 240 वोल्ट बोल रहे हैं, 240 वोल्ट। हाँ 230 प्लस माइनस 5% वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। हम इतना सेफ्टी, ये प्लस माइनस 5% का वेरिएशन हम सेफ्टी फैक्टर लेकर चलते हैं। अगर प्लस 5% हो गया तो भी हमारा सिस्टम इतना विथ स्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो 230 प्लस माइनस 5% का वेरिएशन हो सकता है, और इसके लिए हमारा सिस्टम मतलब क्या बोलना चाहिए, पहले से तैयार रहता है विथ स्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो वो 240 भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, ठीक है। यस सर, यस। ठीक है। अब उसके नीचे लिखो, उसके नीचे स्टार लगाओ और देखो यहाँ पर क्या है। जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो क्यों प्रोड्यूस हुआ है? क्योंकि किसी कंडक्टर में फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है ये किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है? ये फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लक्स के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, और ईएमएफ और वोल्टेज एक ही बात। और जब इस वोल्टेज को आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट पर जब आप कोई वोल्टेज अप्लाई कर दोगे, जब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट पर कोई आप वोल्टेज अप्लाई कर दोगे, तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाएगा? करंट फ्लो होने लग जाएगा। इसलिए इस वोल्टेज ने क्या प्रोड्यूस किया है? करंट प्रोड्यूस किया है। तो जैसा नेचर फ्लक्स का रहता है वैसे ही वोल्टेज का रहता है, और वैसे ही करंट का रहता है। तो ये जो फ्लक्स का जो नेचर रहता है वो साइनोसोडल रहता है। तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा ये भी साइनोसोडल नेचर का रहेगा, और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी साइनोसोडल नेचर का रहेगा। तो ये लिखो जरा, स्टार लगाओ, ये लिखो जैसा मैंने लिखा है, जैसा ये डायग्राम मैंने बनाया है, जैसा ये बनाया है वैसे आप भी बनाओ। इसे वो भी नाम से शो करता हूँ, ठीक है। बनाओ ऐसा जल्दी। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कभी भी पूछ सकते हो मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बना लिया ये? सर। अब देखो यहाँ पर यस सर। वी एक्सप्रेस एसी वोल्टेज को मैं किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करता हूँ? वी एक्सप्रेस एसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म थ्रू इक्वेशन फाई इक्वल टू फाई एम साइन थीटा, वी इक्वल टू वी एम साइन थीटा, आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा। लिखते जाओ साथ साथ। जो एसी वेवफॉर्म है उसको मैं इन इक्वेशन से रिप्रेजेंट करता हूँ। वोल्टेज की है तो वी एम साइन थीटा, फ्लक्स की है तो फाई एम साइन थीटा, और आई की है तो आई एम साइन थीटा। इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। यहां पर फाई एम मैक्सिमम फ्लक्स है, पीक फ्लक्स भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स या फिर पीक फ्लक्स एक ही बात। ये वीएम मैक्सिमम वोल्टेज या फिर पीक वोल्टेज, ये आईएम मैक्सिमम करंट या फिर पीक करंट। ये सपोज करते हैं कि ये एसी वोल्टेज जिसकी वैल्यू है वीएम साइन थीटा, 0 डिग्री, ये थीटा की एक्सिस है, एंगल की एक्सिस है, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, और ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है वीएम, ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो थीटा एक्सिस है इसके ऊपर की सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और इस थीटा एक्सिस के नीचे की जितनी भी वैल्यू रहेगी वो सारी नेगेटिव। कर रहे हो? साथ साथ कॉपी कर रहे हो? अभी समझाता हूँ आपको। जो साइनोसोडल वोल्टेज है उसकी इक्वेशन क्या रहेगी? v इक्वल टू वी एम साइन थीटा। उसकी जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगी v इक्वल टू वी एम साइन थीटा। तो कोई भी साइनोसोडल सप्लाई है या वेवफॉर्म है उसको हमेशा मैं v इक्वल टू वी एम साइन थीटा से एक्सप्रेस करूंगा। क्यों करूंगा? चेक करते हैं। ये इक्वेशन इस वेवफॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, चेक करते हैं। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखा तो साइन 0 होता है, इसलिए वोल्टेज की वैल्यू आ गई 0। देखो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखा है तो साइन 0 होता है, इसलिए 0 × Vm 0 होता है, इसलिए वोल्टेज की वैल्यू आ गई 0। तो देखो 0 डिग्री पर मैग्नीट्यूड वोल्टेज का 0 आ रहा है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखा तो साइन 90, थीटा की जगह 90 रखा, साइन 90 1 होता है, नहीं हाँ साइन 90 1 होता है, तो 1 × Vm होगा, इसलिए वोल्टेज की वैल्यू Vm आ रही है। देखो 90 डिग्री पर वैल्यू जो आ रही है इस वेवफॉर्म की Vm आ रही है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई हुआ। अब आगे चेक करते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर चेक करते हैं। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा 180 साइन 180 0 होता है, इसलिए 0 × Vm 0 हो जाएगा, तो वोल्टेज की वैल्यू 0 आ गई। देखो 180 पर मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है। फिर थीटा इक्वल टू 270 रखा मैंने, तो वोल्टेज की वैल्यू चेक करता हूँ। थीटा की वैल्यू 270, तो साइन 270 -1 होता है, इसलिए -1 × Vm -Vm हो जाएगा। तो देखो
270 पर वैल्यू जो आ रही है वो माइनस वी एम आ रही है, ठीक है, जहां तक भी सेटिस्फाई हो रहा है। ये 360 चेक कर लेता हूँ एक बार, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 360 रखा तो साइन 360 जीरो होता है, इसलिए 0 इंटू वी एम जीरो हो जाएगा। देखो 360 पर वैल्यू फिर जीरो आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि एसी सप्लाई की जो साइनोसोडल वोल्टेज की वेवफॉर्म को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, v इक्वल टू वी एम साइन थीटा। तो उसी प्रकार से फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगी इक्वेशन, फाई इक्वल टू फाई एम साइन थीटा, वी इक्वल टू वी एम साइन थीटा, और आई इक्वल टू आई एम साइन। चलो कॉपी कर लो इस। तो जब भी एसी सप्लाई आएगी तो उसकी इक्वेशन में वी इक्वल टू वी एम साइन थीटा रखो। हो गया, कॉपी हो गया। यस सर। ओके, कोई डाउट है मन में तो पूछ लो मुझसे। सर ये थीटा किसका एंगल है? ये जो दिख रहा ना आपको, ये वाला एंगल, ये ये एंगल है, ये एसी सप्लाई का एंगल है। ये 0 डिग्री पर एसी वेवफॉर्म, फिर ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270, ये 360, ये एंगल है, ये एक्सिस है उसकी, ठीक है, क्लियर है। ये एसी सप्लाई का एंगल है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो देखते हैं। अब ये वोल्ट किसी भी साइनोसॉइडल सप्लाई को मैं इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करूंगा, v इक्वल टू वी एम साइन थीटा से, क्योंकि मैंने देख लिया कि जितने भी एंगल है उस पर ये एसी सप्लाई मेरी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब देखो, ये जो एसी सप्लाई है इसे हम एक्सप्रेस करने के लिए दो फैक्टर का यूज करेंगे। इस एसी सप्लाई को वैसे तो इस एसी सप्लाई की बहुत सारी बातें मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता, क्या क्या मैंने आपको बताया। ये एसी सप्लाई, और इस एसी सप्लाई का ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये एसी सप्लाई है। सपोज करते हैं कि ये वोल्टेज की इक्वेशन है, तो इस वोल्टेज की इक्वेशन को v इक्वल टू वी एम साइन थीटा से एक्सप्रेस करूंगा। ये है मैक्सिमम वैल्यू vm, ये है थीटा, थीटा की एक्सिस है। ये अलग अलग एंगल है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। ये 180 डिग्री को पाई भी बोला जाता है, और ये 360 डिग्री को 2 पाई भी बोला जाता है। और मैंने आपको क्या क्या बता दिया है यहाँ पे साइकिल क्या है, वन साइकिल क्या है, ये पूरा एक साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के एक वन साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस, ये साथ साथ कॉपी करते जाओ, प्लस नेगेटिव हाफ साइकिल। चलो अभी देखिए, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना। तो हेडिंग डालो और लिखो, मेरी स्क्रीन दिख रही है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब उसके अलावा Yes, और लिखो, for obtaining details या information about AC supply, we learn three important points. The factor, तीन important factor है। फर्स्ट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सेकंड है एवरेज वैल्यू। थर्ड है आरएमएस वैल्यू। साथ साथ लिखते जाओ। फर्स्ट इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है समझते हैं। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो किसी इंस्टेंट पर हम फाइंड आउट करें, ऐसी वैल्यू जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब किसी एक, अगर हिंदी में बात करूं तो किसी एक पल पे या क्षण पे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ हिंदी में, तो ऐसी वैल्यू जो पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे, जैसे कि सपोज करते हैं कि ये टाइम की एक्सिस है, सपोज करते हैं कि ये टाइम की एक्सिस है और ये वेवफॉर्म टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू चेंज होते जा रही है। तो सपोज करते हैं कि ये 0.1 सेकेंड, ये 0.1 सेकेंड है, ये 0.2 सेकेंड है, ये 0.3 सेकेंड है, ये 0.4 सेकेंड है। तो इसकी जो वैल्यू है, सपोज करते हैं कि ये इक्वेशन कितनी है हमारी, Vm sin थीटा। मैंने आपको क्या बताया था, जो एसी की इक्वेशन रहती है उसको मैं किससे एक्सप्रेस करता हूँ, Vm sin थीटा से। और जो थीटा होता है इसकी वैल्यू ओमेगा टी होती है, याद रखना। थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के इक्वल होता है। तो Vm sin ओमेगा टी। तो इस 0.1 सेकेंड पे कितनी वैल्यू होगी इसकी, Vm, ये तो कांस्टेंट होता है, साइन ओमेगा, और टी की प्लेस पे 0.1 सेकेंड रख दूंगा। तो 0.1 सेकेंड पे इस वेवफॉर्म की इतनी वैल्यू है, और 0.2 सेकेंड पे वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे। तो मैं इस टी की प्लेस पे क्या रख दूंगा, 0.2 रख दूंगा। तो इस इंस्टेंट पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, Vm साइन ओमेगा 0.2।
मीन्स पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितनी वैल्यू है, किसी एक इंस्टेंट पर कितनी वैल्यू है, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। जैसे 0.4 सेकंड पे कितनी वैल्यू है पता करना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, इस Vm sin ओमेगा टी में टी की प्लेस पे 0.4 रख दूंगा Vm। और एसी सप्लाई के लिए यही इक्वेशन क्यों प्रिफर करता हूँ, कल मैं आपको बता चुका हूँ एक एक वैल्यू पुट करके कि ये इक्वेशन एसी सप्लाई को सेटिस्फाई करती है। Vm sin ओमेगा 0.4, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ऐसे डिफाइन करूंगा, द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। सर लिख लें इसको। हाँ बिल्कुल, साथ साथ लिखो। द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एसी क्वांटिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, the value of magnitude of AC quantity at particular instant called instantaneous value। ये सर होगा। सभी का हो गया? ये वेवफॉर्म बनाइए। डायग्राम भी उतार लेना। बिल्कुल बिल्कुल, डायग्राम उतारना है, तभी तो सामने वाले को समझा पाओगे कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और मेन एग्जाम में जब आप डायग्राम बनाओगे तो पेंसिल से बनाना, तो सामने वाले को लगेगा कि उसको इम्प्रेस करने के लिए आप पेंसिल से बना रहे हो, तो उसको और खुशी होगी, तो वो ज्यादा नंबर देगा। हो गया सभी का? यस सर। ठीक है, अब लिखो एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू में मैंने आपको क्या समझाया कि ये एसी सप्लाई है, और एवरेज वैल्यू के लिए मैं क्या कंसिडर करता हूँ, पहले तो ये देखो कि एक साइकिल कितना है, एक साइकिल कितना है यहां से लेकर यहां तक, और ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वेवफॉर्म को, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये टाइम पीरियड है। और जब भी मैं एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो कभी भी पूरा साइकिल कंसिडर नहीं करता। क्यों पूरा साइकिल कंसिडर नहीं करता? कि यदि मैं पूरा साइकिल कंसिडर करूंगा तो पूरे साइकिल में एक पॉजिटिव साइकिल आता है और एक नेगेटिव साइकिल आता है, और यदि मैं पूरा साइकिल कंसिडर करूंगा तो पॉजिटिव साइकिल को नेगेटिव साइकिल कैंसिल आउट कर देगा। वी डू नॉट कंसिडर फुल साइकिल, साथ साथ लिखते जाओ, वी डू नॉट। ये थोड़ी सी डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ दो और ये डायग्राम बनाओ, आधे पेज की जगह छोड़ देना। We do not consider full cycle because in the calculation of average value, we do not consider full cycle because in the calculation of average value positive cycle cancel out negative cycle। अगर मैं पूरा साइकिल कंसिडर करूंगा तो पॉजिटिव साइकिल को नेगेटिव साइकिल कैंसिल कर देगा। then we get average value 0, then we get average value equal to 0, which does not provide any details of average value, जो कि which does not provide any details of AC waveform। आधा पेज छोड़ दिया था, उसके बाद ये वेवफॉर्म बनाओ और उसके बाद जो मैंने लिखा है वो उसके साइड में लिखो। कुछ जरूरी नहीं कि आप साइड में लिखो, आप नीचे भी लिख सकते हो। वेवफॉर्म लिख लिया, वेवफॉर्म बन गई। डन सर। तो क्यों मैं पूरा साइकिल कंसिडर नहीं करता हूँ? क्योंकि पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए मैं पूरा साइकिल कंसिडर नहीं करता हूँ। आई कंसिडर ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू। केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसिडर करूंगा। सर हाँ बोलो। सर केवल नेगेटिव हाफ साइकिल को भी तो कंसिडर कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, ओके। वो देखो वैल्यू तो सेम, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम वैल्यू आने वाली है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक जैसा है। आप नेगेटिव कंसीडर कर लो या पॉजिटिव कर लो, लेकिन मैं पहले वाला कर लेता हूँ, है ना। कोई तुम लिख सकती हो कि आई कंसिडर ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल, वो अच्छा नहीं लगेगा बोलने में। ठीक है, कर सकते हो, कोई यस प्रॉब्लम नहीं। यस। ठीक है, अब देखो एवरेज वैल्यू को डिफाइन कैसे करूंगा। अब देखिए एवरेज वैल्यू को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये जो एसी सप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल में, एसी सप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना चार्ज प्रोड्यूस करती है, एसी सप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना चार्ज प्रोड्यूस करती है, उतना ही चार्ज कोई स्टडी करंट उतने ही समय में प्रोड्यूस करे। उतना ही चार्ज कोई स्टडी करंट मतलब एक समान मैग्नीट्यूड वाला करंट, उतना ही चार्ज उतने ही समय में प्रोड्यूस करे, तो वो स्टडी करंट इस एसी सप्लाई की एवरेज वैल्यू कहलाएगी। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, ये एसी सप्लाई के करंट को मैं आई एसी नाम दे देता हूं। तो एसी करंट का चार्ज, चार्ज को हम क्यू से एक्सप्रेस करते हैं, एसी करंट का चार्ज यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में हाफ साइकिल के लिए। एसी करंट का चार्ज
किसके बराबर होगा? ये स्टडी करंट के कारण जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, स्टडी करंट के कारण जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उसके बराबर होता है। तो ये स्टडी करंट क्या कहलाता है? एवरेज वैल्यू कहलाता है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज दैट स्टडी करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज दैट स्टडी करंट which would generate same amount of charge that AC current generate for same time। एवरेज वैल्यू क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज दैट स्टडी करंट, वो स्टडी करंट जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करे। यहाँ सेम टाइम की प्लेस पे हाफ टाइम पीरियड भी लिख सकते हो, हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज दैट स्टडी करंट जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करे जितना कि एसी करंट हाफ साइकिल में प्रोड्यूस कर रहा है, वो एवरेज वैल्यू कहलाती है। तो लिख लो ये। एक काम ये कर सकते हो कि ये जो है ना, इसको आप नीचे लिख सकते हो इस डेफिनेशन के नीचे। और मैंने आपको चॉकलेट के एग्जांपल से समझा दिया था कि क्यों एवरेज वैल्यू कम है, क्योंकि एवरेज करंट स्टडी करंट है, एक समान मैग्नीट्यूड का करंट है। मैंने आपको एक चॉकलेट के एग्जांपल से समझाया था कि पहले भी 5 चॉकलेट दी आपको किसी ने, फिर 10 दी, 15 दी, फिर 20 दी, 25 दी, 30 दी, 35 दी, फिर कम की 30, फिर 25, इस प्रकार से कम करते करते गया। तो उसने 14 दिन तक आपको 252 चॉकलेट दिए। लेकिन यदि मुझे फिक्स अमाउंट ऑफ चॉकलेट हर दिन देना है तो कितनी दूंगा मैं? 14 दिन तक 18 चॉकलेट दूंगा, तो वो 252 चॉकलेट हो जा रही थी। तो एवरेज वैल्यू थोड़ी कम लगेगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैंने आपको एग्जाम वो दिया था, अगर आप अभी भी कुछ डाउट है तो उस वीडियो को रिफर कर लेना आपने, तो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, हो गया ये। अब देखो, ये एवरेज वैल्यू को हम मैथमेटिकल फार्मूले से भी एक्सप्रेस करते हैं। ये फार्मूला होता है उसका 1/t इंटीग्रेशन ऑफ जिस वेवफॉर्म को कि आपको एवरेज वैल्यू निकालना है उसकी इक्वेशन इनटू डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मुझे इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए, इस वोल्टेज की इक्वेशन है, इसकी मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए। तो इसकी इक्वेशन कितनी थी? v इक्वल टू वी एम साइन थीटा। इस वेवफॉर्म की इक्वेशन कितनी थी? v इक्वल टू वी एम साइन थीटा। जिस भी वेवफॉर्म की मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके लिए ये फार्मूला है 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टाइम पीरियड। और जिस वेवफॉर्म की मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है वो यहाँ रख दूंगा मैं। तो देखते हैं, पर मैंने आपको क्या बताया है कि मैं टाइम पीरियड यहाँ कितना कंसिडर करूंगा? हाफ ही कंसिडर करूंगा, हाफ टी बाई हाफ। हाँ, 1/t/2। और यहाँ भी लिमिट में 0 से t/2 रखूंगा, क्योंकि पूरी कंसिडर नहीं करूंगा। अगर पूरी कंसिडर करूंगा तो 0 आ जाएगी। वैसे एक्चुअल में तो 0 ही होती है, लेकिन अगर कैलकुलेशन पर्पस के लिए देखा जाए तो फिर हमें निकालना पड़ता है। v की प्लेस पे vm sin थीटा d थीटा रख दिया। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। ये साथ साथ कर सकते हो आप मेरे। ये इक्वेशन कॉपी करो जरा, ये वेवफॉर्म बनाओ और उसके बाद ये जो मैं कॉपी कर रहा हूँ वो कॉपी करो साथ साथ। देखो, ये एक्सिस कौन सी है? थीटा की एक्सिस है। ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री। तो इस 180 डिग्री को मैं पाई बोलता हूँ और ये 360 डिग्री को 2 पाई बोलता हूँ। तो देखो, एक बात हमेशा याद रखो, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लिमिट भी हमेशा उसी की टर्म में होना चाहिए। तो टाइम पीरियड किसकी टर्म में हो जाना चाहिए? एंगल की टर्म में होना चाहिए, क्योंकि मैं जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ लिमिट भी उसी की टर्म में होना चाहिए। तो टाइम पीरियड कितना है? पूरा टाइम पीरियड 2 पाई। तो यहाँ टी की प्लेस पे 2 पाई रखूंगा। टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो 1/2 तो यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ 2 पाई/2 तो फिर पाई हो जाएगा। vm sin थीटा d थीटा, ये 1/पाई। vm कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स है। अंदर इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 0 टू पाई sin थीटा d थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा। लिमिट 0 टू पाई इक्वल टू माइनस vm/पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थीटा की प्लेस पे। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं लिमिट भी हमेशा उसी की प्लेस पे पुट करते हैं।
cos पाई माइनस cos 0 माइनस Vm अपॉन पाई cos पाई की प्लस की वैल्यू -1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस Vm अपॉन पाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 Vm अपॉन पाई, ये आ गई एवरेज वैल्यू ऑफ प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज। करो कॉपी करो इसे, कोई डाउट हो इंटीग्रेशन में तो पूछ सकते हो मुझसे। दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ प्योर साइनोसॉइडल। मैं इतना समय इस टॉपिक पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये एक बार क्लियर हो गया तो फिर इस यूनिट में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इसलिए इस यूनिट पे हमने किया, थर्ड क्लास हमारी, लेक्चर फर्स्ट ही है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। आरएमएस वैल्यू क्या है? आरएमएस वैल्यू हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। आरएमएस वैल्यू क्या है? हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। सेम वही डेफिनेशन, सब कुछ वैसे ही, बस इसमें इतना है कि आरएमएस वैल्यू वो स्टडी करंट है, आरएमएस वैल्यू वो स्टडी करंट है जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करती है जितनी की ये एसी सप्लाई अपने एक साइकिल में करती है। पर यहाँ अपने को हाफ साइकिल कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? उसका कारण मैं आपको कल बता चुका हूँ कि जो हीट का फार्मूला होता है वो क्या होता है? आई स्क्वेयर आर टी होता है। तो आई स्क्वेयर हो रहा है इसलिए नेगेटिव वैल्यू भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे हम, माइनस वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी, इसलिए यहाँ हाफ साइकिल कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी? आरएमएस वैल्यू भी वो स्टडी करंट है जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगी जितनी की एसी सप्लाई अपने कंप्लीट साइकिल में करती है, ठीक है, या फिर सेम टाइम में करती है, ऐसा बोल दो तो और अच्छी बात है। मतलब ऐसा स्टडी करंट जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करता है जो एसी सप्लाई उतने ही टाइम में प्रोड्यूस करती है। तो एक एग्जांपल है, मैंने ये पानी का एग्जांपल दिया था कि मैंने पहले एसी सप्लाई दी, जब एसी सप्लाई दी तो सपोज करते हैं कि 15 मिनट के लिए 15 मिनट में 15 जूल की हीट प्रोड्यूस की एसी सप्लाई ने, तो स्टडी करंट क्या लगेगा? थोड़ा कम लगेगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये एसी चेंज हो रहा था। बस यहाँ भी चॉकलेट वाला एग्जांपल वैलिड है, बस वहां चार्ज था, यहाँ हीट है। तो चलो एक कॉपी कर, इसको अलग से समझाने की जरूरत नहीं सर ये तो कर लिया ना सर पहले। है। कॉपी कर दिया था ये सर। सर एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर, पूरा वो कर दो। बिल्कुल। ओके चलो, अच्छा है, तुमने टाइम बचा लिया मेरा। कल से इतने मजेदार टॉपिक चालू होंगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा।